नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। थोड़ी तैयारी चल रही थी और उसी बीच आपकी एंट्री हो गई। दरअसल ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगेगी। ये मेरा आपसे वादा है जो मैं आपसे रोज करता हूं। न्यूज की पाठशाला में आज क्या क्या होगा आपको ये बताऊं, उससे पहले एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि ये पाठशाला लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल लोगों का मोह भंग हो गया न्यूज चैनल से। सब अपना अपना हिसाब बताते हैं, सिखाते हैं, चले जाते हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं, खबर आपके काम की कौन सी है। और इसीलिए पाठशाला लगानी पड़ी ताकि खबर का हर चैप्टर तो खुले। जिनकी जवाबदेही है उनका रिपोर्ट कार्ड तो बने। यहां नेताओं का वाइवा भी होगा और क्लास भी लगेगी। यहां आप खबरों को न सिर्फ देखेंगे बल्कि समझेंगे। खबरें दिखाकर तो सब निकल जाते हैं, किसी को समझ में आया नहीं आया उनको फर्क नहीं पड़ता। टेलीप्रॉम्प्टर पढ़े और चलते चले गए। टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने वाले पत्रकार बहुत हैं इस देश में। आपका मन पढ़कर आपकी खबर बताने का काम हम करेंगे। हर खबर की इतनी गहराई में जाएंगे कि आप जब न्यूज की पाठशाला से बाहर निकलेंगे देखकर शो को, तो इतनी गारंटी है कि उस खबर के मास्टर होंगे। हर सवाल का जवाब आपके पास होगा। हाँ, ध्यान रहे कि इस पाठशाला में अटेंडेंस टाइम पर लगनी चाहिए। कोई भी क्लास बंक नहीं करेगा। तो आइए शुरू करते हैं न्यूज की पाठशाला। सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि आज न्यूज की पाठशाला में हम कौन कौन सी क्लास लगाने वाले हैं। सबसे पहले लगेगी फाइनेंस की क्लास, जिसमें आपको बताएंगे कि इंश्योरेंस कंपनियों से आपका पैसा वसूलने वाली यह क्लास होगी। यहां पर आपको बताएंगे कि कैसे इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो मन के हिसाब से काम कर रही हैं और इसीलिए उनकी क्लास लगानी बहुत जरूरी है। क्लास लगेगी, क्लेम अटकाना है तो फिर इंश्योरेंस किस काम का है भाई। इतना ही नहीं, उसके बाद स्पोर्ट्स की क्लास में आपको लिए चलूंगा, जहां खेल अवार्ड में नेताजी का नाम चिपकाने वालों की क्लास लगाऊंगा। साथ ही एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है जम्मू कश्मीर से, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरुआत करता हूं फाइनेंस की क्लास से। न्यूज की पाठशाला में फाइनेंस की क्लास यानी इंश्योरेंस कंपनियों का काम जो है वो ऐसा लगता है सिर्फ इतना रह गया है कि आपका पैसा उनके अकाउंट में इन हो जाए, ये श्योर कर दो। इंश्योर जो कह रहा हूं ना, इन कर हो जाए, ये श्योर कर दो। उसके बाद आपको सुविधा मिले ना मिले उससे उनकी कोई दिलचस्पी नहीं, उनकी सिरदर्दी नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त इलाज कराने में बड़े बड़े बिल बनाए गए। पहले आपको याद होगा कि अस्पतालों ने इतने लंबे लंबे बिल दिए क्योंकि उनको पता था कि और कहां जाएंगे, घर पे तो इलाज हो नहीं सकता। तो अस्पतालों ने भी मनमर्जी चलाई, बहुत अच्छा काम किया, इलाज किया। लेकिन कुछ अस्पतालों ने बिल बहुत बड़े बड़े बनाए, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। अस्पतालों ने अपना हिसाब चलाया। उसके बाद अब आज ये पाठशाला में ये क्लास लगानी पड़ी क्योंकि बीमा कंपनियां क्लेम क्लियर नहीं कर रही हैं, उनकी अपनी मनमर्जी चल रही है। कोविड विक्टिम फैमिली कर्ज में फंस गए, पहले कोरोना से लड़े, अब सिस्टम से लड़ रहे हैं। सवाल है बीमा के बाद भी जेब से पैसे क्यों दिए जाएं? आपको जरा दिखाता हूं कि हमें यह क्लास लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसको देखिए और समझिए आप, बहुत जरूरी है। ये एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक अगर आप देखेंगे 2020 में, दो आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। 2020 में पहले ये देखिए, यानी कोरोना की पहली लहर में क्लेम जो आया, यानी जिन लोगों ने कहा कि उनको कोरोना हुआ और उनके इंश्योरेंस का पैसा उनको दीजिए, वो क्लेम आए 9,86,000 और 366 लोगों ने क्लेम ठोका। पहली लहर की बात कर रहा हूं। इसको अगर आप इसकी कीमत मापने जाइएगा कि इस क्लेम में कितने लोगों ने जो पैसा मांगा वो पैसा कितना था, तो 14,560 करोड़ रुपए का क्लेम लोगों ने किया कि भैया हमारा पैसा दे दीजिए, हमारी जान तो बच गई लेकिन पैसा नहीं आएगा तो जिंदगी कैसे चलेगी। इसमें से कितने क्लेम रिजेक्ट हो गए वो आपको दिखाना चाहता हूं। आप सुनिए, इनको तो सीधा हटा दिया गया। 41,763 क्लेम रिजेक्ट हो गए, इनको पैसा नहीं मिलेगा ये बोल दिया गया। और अगर इसकी आप कीमत मापने जाइएगा कि रिजेक्ट जो हुए वो होता है 361 करोड़ रुपए, यानी 361 करोड़ रुपए का जो क्लेम था उसको बीमा कंपनियों ने कह दिया तुमको पैसा नहीं देंगे, घर जाओ। ये वो कंपनियां हैं जो आपसे एक दिन का पैसा न मिले, अगर एक दिन की देरी हो जाए आपको अपना प्रीमियम चुकाने में, तो कहती हैं कि पिछला सब खत्म, अब नया शुरू होगा, फिर से जांच करेंगे, पिछला सब खत्म हो गया। एक दिन की देरी नहीं चलती है।
और जब क्लेम की बारी आई तो 361 करोड़ रुपए का तो क्लेम जो है इन्होंने खत्म ही कर दिया कि नहीं देंगे। अभी पेंडिंग कितने हैं वो आपको दिखाता हूं, इसको भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2020 में जब पहली लहर आई थी 95,000 और 569, मतलब एक साल से ऊपर होने को आया और 95,569 लोगों का क्लेम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इनसे इंश्योरेंस इसलिए लिया जाता है कि दनादन क्लेम क्लियर हो जाए। पहले तो कैशलेस होना चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके बाद क्लेम तुरंत मिलना चाहिए। लाख लोगों का, करीब 95,000 लोगों का तो इन्होंने अभी तक क्लियर ही नहीं किया। और इसकी कीमत कितनी बैठती है अगर आप देखेंगे, 6,366 करोड़। मतलब ये 6,366 करोड़ यहां हो गया और 361 करोड़ यहां पर हो गया। यानी अगर आप देखिएगा तो करीब करीब 6,700 करोड़ रुपया दबाकर बैठे हैं। ये इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस के लिए आदमी पैसा इसलिए लगाता है कि बुरे वक्त में जब फंस जाऊं तो यही पैसा काम आए, और ये 6,700 करोड़ से ज्यादा का पैसा दबाकर बैठे हैं। इनका पैसा है क्या? और अभी आपको दिखाऊंगा, इनका बैलेंस शीट दिखाऊंगा कि इन्होंने कितनी कमाई की इस कोरोना काल में। तब आपको आश्चर्य होगा कि मानवता नाम की कोई चीज बची है या नहीं। आपको यह भी दिखाऊंगा कि ये जो पैसा इनको लोगों ने दिया अपना क्या क्या बेच कर दिया, वो भी दिखाऊंगा आज इस पाठशाला में। और आपको 2021 का डेटा भी दिखा देता हूं, यानी दूसरी लहर, अप्रैल से जुलाई के बीच का आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं। इसमें क्लेम कितने लोगों ने ठोका? 12,29,538 लोगों ने क्लेम ठोका दूसरी लहर में। इसकी कीमत कितनी बैठती थी? 13,894 करोड़ रुपए, यानी पिछले बार से भी ज्यादा। जब ये यही नहीं दे रहे थे, पिछली बार से थोड़ा कम, जब यही नहीं दे रहे थे तो ये क्या देते? इसमें से रिजेक्ट कितने हो गए? 49,452 क्लेम। इन्होंने कहा तुमको नहीं देंगे पैसा, जाओ। मनमर्जी चल रही है इनकी, इसलिए क्लास लगाने आना पड़ा। और इसकी कीमत कितनी है? 389 करोड़ रुपए। कोई छोटी रकम है क्या 389 करोड़ रुपए? कंपनियां जो हैं, न्यूज चैनल्स जो चलते हैं, वो इतना नहीं कमाते जितना इन्होंने सिर्फ उड़ा दिया ये कहके कि तुमको क्लेम नहीं देंगे। और इनके पेंडिंग क्लेम कितने हैं? 3,82,000 और माफ कीजिएगा 3,31,000। 3,31,000 क्लेम जो हैं वो पेंडिंग है। और ये 3 लाख परिवार हैं, एक तरीके से समझिए। ठीक है, किसी के घर में हो सकता है 2 लोगों का क्लेम हो, कुछ भी मिला दीजिए, लाखों परिवार हैं जिनके क्लेम ये नहीं दे रहे। और इसकी कीमत कितनी बैठती है? 10,603 करोड़ रुपए। अब आप ये सोचिए कि 10,603 करोड़ यहां, 389 यानी 11,000 करोड़ इधर, और इधर करीब 6700 करोड़। अगर आप इसको मिलाइए, मतलब 11,000 करोड़ दूसरी लहर में, और पहली लहर में जो इन्होंने पैसा दबा लिया वो करीब 6,700 करोड़। मतलब अगर आप इसको जोड़ दीजिए तो 17,700 करोड़ रुपए ये इनके पास पड़ा हुआ है आम जनता का। और लाखों लोग अपने पैसे के लिए इनसे हाथ मांग कर कह रहे हैं, हाथ फैलाकर कह रहे हैं कि मेरा पैसा दे दो। ये इंश्योरेंस कंपनीज की यहां पर मनमर्जी चल रही है। अप्रैल में आपको दिखाना चाहता हूं, इसको देखिए जरा आप। अप्रैल में क्या हुआ आपको दिखाता हूं। ये सब तब है, आपको लग सकता है कि चलिए इनको कोई देखने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। अप्रैल में दिल्ली हाईकोर्ट का एक आदेश आया था और कोर्ट ने इंश्योरेंस रेगुलेटर जो है IRDA, उसको कहा कि बीमा कंपनियों को निर्देश जारी कीजिए कि इनको पैसा नहीं रोकना है। कोरोना मरीजों के बिल 30 से 60 मिनट में क्लियर होने चाहिए, यह कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से। और हो क्या रहा आपने देखा? 2020 वाला हजारों केस पेंडिंग, 95,000 से ज्यादा, और अभी दूसरी लहर वाला वो भी हजारों केस पेंडिंग। 30 से 60 मिनट में क्लियर करना था। और बिल को मंजूरी देने के लिए 6 से 7 घंटे नहीं लगने चाहिए, यह कोर्ट ने कहा। इस पर इरडा ने भी बीमा कंपनियों को निर्देश दिए कि 1 घंटे के अंदर कोविड केस के क्लेम निपटाए जाने चाहिए। और यहां महीनों महीनों लग रहे हैं, साल भी हो गया कुछ लोगों का, पिछले साल का भी क्लेम पड़ा हुआ है। यह तमाशा चल रहा है क्या इस देश के अंदर?
कि लोगों से पैसा ले लो कि जब जरूरत पड़ेगी हम आएंगे आपकी मदद के लिए, और उसके बाद अपनी मर्जी से इनको छांटते चले जाओ कि नहीं देंगे रिजेक्टेड, नहीं देंगे रिजेक्टेड, आगे बढ़ो। और बीमा कंपनियां बड़ी मुश्किल से जिनका क्लेम भी पास कर रही हैं, बड़ी मुश्किल से कर रही हैं, लोग परेशान हैं। कुछ लोगों का दर्द सुनिए, फिर आगे बताता हूं। हमने अपने मुश्किल परिस्थितियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी करा रखा था, लेकिन जब कोविड हुआ तो कोविड होने के बाद जब हम जैसे तैसे इलाज करा लिए, प्राइवेट अस्पतालों में गए, वहाँ एक एक दिन का 50-50 हज़ार रुपये लिया जा रहा था। किसी तरह हमने इलाज भी कराया, रिश्तेदारों से लेकर कहीं से कर्ज लेकर इलाज भी करा लिए। जिसके बाद जब हम इंश्योरेंस क्लेम करने गए तो उन्होंने कहा कि महामारी का कोई क्लेम हमारे यहाँ नहीं होता है। कभी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो कभी हम इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं। आज 2 महीने से हम लोग 1.5 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं हुआ। जब मुझे कोरोना हुआ तो मैंने मेरा क्लेम लॉन्च किया। क्लेम लॉन्च करने के उपरांत मैंने पाया कि उल्टे सीधे पेपर्स की रिक्वायरमेंट और जगलरी करके इन लोगों ने मेरा क्लेम नो क्लेम कर दिया। ये कंपनीज अपनी जगह पे अच्छा नहीं कर रही हैं। अगर क्लेम नहीं चुकाना होता है तो मेरे समझ के बाहर है कि ये लोग पॉलिसी बेचते ही क्यों हैं, पब्लिक को उल्लू बनाते ही क्यों हैं। और ये 2 लोग नहीं हैं, ऐसे हजारों लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है, जिनका दर्द है। और इसलिए यहां पर बताना पड़ रहा है, आपको ये समझाना पड़ रहा है कि ये स्थिति क्यों बनी। कोरोना के इस दूसरी लहर के दौरान दर्द समझिए लोगों का। उनकी सेविंग्स खत्म हो गई थी, इलाज के लिए उधार लेना पड़ा, गहने बेचने पड़े, गहने गिरवी रखने पड़े। इन इंश्योरेंस कंपनीज को समझ में आता है कि इनका प्रीमियम कैसे कैसे भरा है लोगों ने। आपको एक और आंकड़ा दिखाता हूं। पीएफ का पैसा किस लिए लोग रखते हैं? कि सेफ्टी रहेगा, रिटायरमेंट के बाद काम आएगा। आपको पता है क्या कि इस दूसरी लहर में लोगों ने पीएफ का पैसा निकाला इलाज के लिए। पिछले साल अप्रैल से इस साल मई तक में 72 लाख लोगों ने कोविड एडवांस के तौर पर पीएफ से पैसे निकाले। 18,500 करोड़ रुपए लोगों ने पीएफ अकाउंट से निकाल लिए, जो उन्होंने आगे के लिए रखे थे। कितनों ने उसी से प्रीमियम भरा होगा, उसी से अपना इलाज कराया होगा कि पैसा वापस आ जाएगा तो फिर पीएफ अकाउंट में डाल दूंगा। और ये लोग कहते हैं रिजेक्टेड। पूरे कोविड काल में अब तक 3.5 करोड़ लोगों ने पीएफ से करीब 1,25,000 करोड़ रुपए निकाले। अब आप सोचिए, 1,25,000 करोड़ रुपए निकले और इनको कहते हुए ये भी शर्म नहीं आती कि नहीं रिजेक्टेड। अभी इनका बैलेंस शीट दिखाऊंगा आपको। बीमा कंपनियां किस आधार पर कोविड क्लेम रिजेक्ट कर रही हैं वो भी आपको देखना चाहिए। अगर आप उसको देखिए और समझिए कि कैसे कैसे तर्क दिए जा रहे हैं। अगर आपके सामने वो रखूं कि क्या तर्क दिए गए, इसको पढ़िए और सुनिए। पहला तर्क ये दिया गया कि आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आई। भाई मुझे एक बात बताओ, जिस दौरान लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे और लोग जो हैं वो मतलब मरती हालत में अस्पताल में भर्ती हो रहे थे, आपको आरटी-पीसीआर रिपोर्ट चाहिए। वो वहां क्या पिकनिक मनाने गए थे? अस्पताल के अंदर कोई क्या करने गया था कोरोना काल में, मुझे बताइए। और आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट जो है वो कितनों की नेगेटिव आई है भाई, और उसके बाद भी वो पॉजिटिव थे। आपको लगा नहीं कि भाई मतलब एक कागज का टुकड़ा बताएगा कि वहां पर वो क्या इलाज करा रहा था? वरना आप मानेंगे नहीं कि उसको कोरोना हुआ था। डॉक्टर क्या वहां उसके साथ कबड्डी खेल रहे थे? सीटी स्कैन का स्कोर 8 या उससे कम है तो ये क्लेम नहीं देंगे। जिसका सीटी स्कैन का 8 से कम है, ऐसे कितने लोग हैं जो क्रिटिकल हो गए थे? डॉक्टर उनको अस्पताल में जगह ही तब दी ना भाई जब क्रिटिकल थे। एडमिट होने की जरूरत नहीं थी लेकिन हो गए। वाह, वहां क्या सिनेमा चल रहा था अस्पताल के अंदर कि लोग जो है एडमिट होने की जरूरत नहीं थी फिर भी भर्ती हो गए। और कौन से ऐसे अस्पताल थे, मुझे गिनाइए जरा, जो एडमिट नहीं होने वालों को एडमिट कर रहा था? ऑक्सीजन लेवल 94 या उससे ऊपर। क्या 94 से ऊपर वाले लोग क्रिटिकल नहीं हुए? अगर उनको ज्यादा बुखार आ रहा है, कोई दूसरी समस्या हो गई, तो अगर वो अस्पताल जाना पड़ गया तो उसका पैसा नहीं लौटाएंगे। कोमॉर्बिडिटी की स्थिति में, कोमॉर्बिडिटी मतलब और भी दूसरी बीमारी थी तो हम कोरोना के क्लेम में आपको नहीं गिनेंगे। तो जब आप पैसा ले रहे थे तब तो नहीं बताया था। लिस्टेड बीमारियों में कोरोना नहीं है। वो जो स्टार लगाते हैं ना ये लोग,
शर्तें लागू, ये वो शर्तें लागू वाला हिसाब है। इन वजहों से क्लेम रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। आप सोचिए कैसी कैसी बातें। और हमने डॉक्टर से बात की और उस बातचीत के आधार पर आपको बता रहा हूं कि क्या स्थिति बनी। डॉक्टर्स ने हमसे कहा कि सीटी वैल्यू, ऑक्सीजन लेवल के आधार पर क्लेम रिजेक्ट करना इन इंश्योरेंस कंपनी की मनमानी है। करीब 30% केस, डॉक्टर्स ने हमें बताया कि 30% ऐसे मरीज एडमिट हुए थे जिनकी सीटी वैल्यू 8 से कम थी, लेकिन ऐसी हालत हो गई कि उनको एडमिट करना पड़ा। ज्यादा ऑक्सीजन लेवल वाले मरीजों को भी एडमिट किया गया था क्योंकि उनकी हालत खराब थी। मरीजों की हालत देखकर डॉक्टर एडमिट करने की सलाह दे रहे थे, तब वो वहां गए थे। ये सोच के नहीं गए थे कि अभी तो मैं अपनी जेब से पैसा दे दूं और बाद में इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि अरे तुम्हारे पास तो ऑक्सीजन लेवल ज्यादा था, तुम वहां मुझे लगता है कि बैठकर मजे करने गए हो। अस्पताल गए थे भाई, मनाली नहीं गए थे। और ये तब है जब देश की सरकार ने भी कहा इन इंश्योरेंस कंपनियों से, इनकी मनमानी सोचिए। वित्त मंत्री ने कहा कि 2 तरह से इंश्योरेंस क्लेम का जो पेमेंट होता है, पहला होता है कैशलेस, वो आपको दिखाना चाहता हूं, अगर वो ग्राफिक्स आप दे दें कि ये नौबत क्यों आई। अमूमन क्या होता है कि कैशलेस होता है, जिसमें आपने पैसा नहीं दिया और आपका बिल जो है ये कंपनी भरती है। कोरोना काल में क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग थे, तो अस्पतालों को लगा कि भैया बिल भरे ना भरे, उनको भी पता था कि इंश्योरेंस कंपनियां क्या करेंगी, तो उन्होंने इनसे पैसा ले लिया कि आप बाद में क्लेम कर लेना। और वही हुआ जिसका डर था कि अब इंश्योरेंस कंपनियां दे नहीं रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट मिल रही है कि कुछ अस्पताल कैशलेस बीमा को मना कर रहे हैं। ये 22 अप्रैल का उनका ट्वीट है। इरडा के चेयरमैन एससी खुंटिया से बात कर इस पर तुरंत कदम उठाने के लिए कहा गया है। मार्च 2020 में कोविड को व्यापक स्वास्थ्य बीमा में शामिल किया गया है। कैशलेस सुविधा नेटवर्क अस्पतालों के साथ साथ अस्थायी अस्पतालों में भी उपलब्ध है। यानी जो वो आप लास्ट वाला पढ़ रहे थे कि गंभीर बीमारी नहीं है कोरोना, उस लिस्ट में नहीं है, वो किया जा चुका है 2020 में। वित्त मंत्री के ट्वीट के बाद, कहने के बाद, इरडा को कहने के बाद यह हालत है। और लोगों ने कैसे कैसे आपको बीमा पॉलिसी खरीदी वो भी दिखाना चाहता हूं। आप सोचिए इन कंपनियों को फायदा कितना हुआ। कंपनियों का आपको बैलेंस शीट दिखाता हूं। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इन लोगों के पास इतना पैसा होने के बावजूद ये लोग जो है इस तरीके की चीज कर रहे हैं। 30% इनकी पॉलिसीज जो बिकी कोरोना काल में, वो 30% ज्यादा बिकी। सोचिए कितनी नकदी आई होगी। इनके शेयर की वैल्यू बढ़ गई, शेयर वैल्यू जो है उसमें इजाफा हो गया, क्योंकि भाई इतने लोग खरीद रहे थे और सबको पता था कि इन कंपनियों में पैसा लगाना ठीक है, ये तो नहीं डूबने वाली कोरोना काल में, तो शेयर की वैल्यू बढ़ गई, वहां अलग मुनाफा हुआ। इतना ही नहीं, इनको पता था कि अभी तो ये सब बकरे हैं जो कटने के लिए आएंगे, तो 10% इन्होंने प्रीमियम बढ़ा दिया कि 10% एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। और देश में कितनी बीमा कंपनियां हैं? 58 बीमा कंपनियां हैं। 24 कंपनियां इसमें से जो हैं वो लाइफ इंश्योरेंस करती हैं, और बाकी की जो 34 कंपनियां हैं वो बाकी के इंश्योरेंस करती हैं, यानी नॉन लाइफ इंश्योरेंस जिसको कहते हैं। और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का मार्केट कितना बड़ा है आपको पता है? 7,60,000 करोड़। आपको क्या लगता है ये इंश्योरेंस कंपनियां यहां आपका और हमारा भला करने के लिए बैठी हैं? छापने के लिए बैठी हुई हैं। 7,60,000 करोड़ का बाजार है। 23 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने इस साल अप्रैल से जून तक कितनी कमाई की है आपको पता है? 52,725 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए। 52,725 करोड़ रुपए। और वो आपको बता रहा हूं इस साल अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून 3 महीने में इन लोगों ने 52,725 करोड़ रुपए कमाए। इसका प्रीमियम लिया है, सोचिए। और एक सर्वे के मुताबिक लोगों ने ये प्रीमियम भरे कैसे आपको पता है? 23% लोग जिन्होंने ये प्रीमियम भरा, उन्होंने क्या किया आपको पता है? उन्होंने उधार या कर्ज लिया। 23% लोग उधार लेकर भर रहे थे। इंश्योरेंस कंपनियों के जो मालिक हैं वो देखें और इस दर्द को समझें। 5% लोग, उन्होंने ये प्रीमियम कैसे भरा? जमीन बेची उन्होंने। उनको लगा कम से कम जिंदा रहेंगे तो फिर जमीन खरीद सकते हैं। उनको क्या पता था कि ये पैसा वापस ही नहीं आने वाला। 7% लोग, उन्होंने अपने गहने बेच दिए भाई, कि कम से कम जिंदा रहेंगे तो फिर तो पैसा वापस आ जाएगा तो गहने खरीद लेंगे। वो 7% लोगों ने गहने बेच दिए।
8% लोगों ने उनके घर में जो कीमती सामान था वो बेचकर भरा ये पूरा प्रीमियम। ये तस्वीर अब आप सोचिए, इस दर्द को समझिए। कोई गहने बेच रहा है, कोई पीएफ से पैसा निकाल रहा है, कोई जमीन बेच रहा है, और ये लोग कहते हैं कि प्रीमियम जो है वो भर दो लेकिन पैसा नहीं देंगे। ये इस देश में चल रहा है। हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं इस वक्त, विजय सरदाना जी। विजय जी, मुझे एक बात बताइए, मैंने इनका बैलेंस शीट भी देखा और इन्होंने इतने कमाए हैं कि सारा क्लेम भी बिना देखे आंख मूंद कर दे देते तो हजारों लाखों करोड़ के मुनाफे में होते। ये क्या तमाशा चल रहा है सर? ये निश्चित रूप से एक डेफिशिएंसी है, जो कस्टमर्स डेफिशिएंसी के रूप में आप इसको देख सकते हैं, और आईआरडीए को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और जिन लोगों ने एज पर पॉलिसी रिक्वायरमेंट, एज पर कंडीशंस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर प्रीमियम जमा कराया है और ये कंपनियां किसी ना किसी बहाने उसको डिनाई कर रही हैं, तो ऐसी कंपनियों पे सरकार को और आईआरडीए को सुओ मोटो केस लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे हजारों लोग हैं तो 1000 केस इंडिविजुअली फाइल नहीं हो सकते। इसको क्लास एक्ट, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नई कैटेगरी है, कि आप इसको क्लास कैटेगरी में इसमें आप केस करिए। और अगर कंपनियों में डेफिशिएंसी पाई जाती है तो जितना कंपनियों का मुनाफा हुआ है बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, उसका मल्टीपल टाइम्स आप कंपनसेशन फाइन कर सकते हैं, और साथ में जो बाकी लीगल कार्रवाई है आप उसके खिलाफ कर सकते हैं। पर सर ये जो कानून है ये आईआरडीए को भी पता होगा। वो किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। हमने आज उनको भी बुलाया था, उन्होंने कहा हम आएंगे, लेकिन लास्ट मिनट पर बैकआउट कर गए। अगर इतने गंभीर थे तो आके लोगों को बताते ना कि क्या कर रहे हैं। क्या आईआरडीए को इसके लिए कोई मुहूर्त का इंतजार करना है कि एक्शन लें? देखिए, दोनों लेवल पे बात हो सकती है। एक तो आईआरडीए जिसके अंदर ये इंश्योरेंस कंपनियां काम करती हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, आफ्टर रेगुलेटर का काम क्या है। दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो हमारी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए, और उनको सू मोटो क्लास एक्ट के तहत एक कम्युलेटिव इंक्वायरी बैठानी चाहिए। और इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने क्लेम किया है और उनको नहीं मिला है, रिजेक्शन हुआ है, सरकार को एक पब्लिक नोटिस निकाल के उन सबसे उनकी पॉलिसी की डिटेल और उनकी इंक्वायरी मांगनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अच्छा सर, मुझे एक चीज आप बताइए, क्या ये जो तर्क दिए गए, जो मैंने अभी बताया कि भाई ऑक्सीजन लेवल 94% था, 93% था, या आपकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट है वो 8 से कम, 8 या से ज्यादा नहीं थी, भाई वो लोग वहां पर बेड नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में, वहां पर मस्ती करने थोड़ी गए थे। जब डॉक्टर कह रहा है भर्ती होने तो होने, आप कौन होते 94% देखकर ये तय करने वाले कि भाई इसको भर्ती होने की जरूरत नहीं थी? देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि ये काम, अगर उनको इस तरह के डाउट है, वो अपने तथ्य सामने रखेंगे। आईआरडीए के सामने इंश्योरेंस कंपनी अपनी बात रखेंगी, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के सामने अपनी बात रखेंगी, और अगर ये लगता है कि ये गलत हुआ है तो कार्रवाई का प्रावधान दोनों कानूनों में है। तो अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि कंज्यूमर और सिटीजन के हित में उनको कार्रवाई करनी चाहिए, तो सरकार कर सकती है। मैं बार बार उसी बात को कह रहा हूं कि अगर नीयत है सरकार की कंज्यूमर को हेल्प करने के लिए, तो सिर्फ सर्कुलर निकालने से काम नहीं होगा कि इंश्योरेंस कंपनियां उनको जो क्लेम्स है वो दें। आप उसमें इन्वेस्टिगेशन निकाल के इंक्वायरी क्यों नहीं शुरू करते हैं? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं तो सर इस कार्यक्रम के जरिए वित्त मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना गंभीर मसला है, हजारों लाखों लोगों का पैसा फंसा हुआ है और ऐसे वक्त में फंसा हुआ है कि भाई उनको एक एक पैसे की जरूरत है। लोगों ने अपनी जमीन बेची है, सोना बेचा है, गिरवी रखा है, पीएफ से पैसा निकालकर अपना इलाज कराया है। वित्त मंत्री जी, आप खुद महिला हैं, इस दर्द को समझिए। आपने पहले आदेश दिया है लेकिन उसका असर नहीं हो रहा, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह मैं वित्त मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं। और सर, जाते जाते एक बात और बताइए कि सरकार से तो हम इस मसले को कोशिश करेंगे, उनसे भी जाकर भी रिक्वेस्ट करें कि इसको उठाएं और इस पर कार्रवाई हो। लोग अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं जिनका क्लेम फंस गया है? देखिए, मैं कहता हूं आप एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। एक आप कोई वेबसाइट या ईमेल एक शुरू कर दीजिए
और अपने उस ईमेल को अपने टीवी चैनल पर प्रसारित करिए कि जिन जिन कंपनियों के जिन जिन सिटीजन्स के साथ कंपनियों ने मिसबिहेव किया है, पॉलिसी नंबर और उसकी ब्रीफ डिटेल मेल कर दें। हजारों अगर डिटेल ऐसी आती है, आप उसका सारा रेफरेंस कंसर्न मिनिस्ट्री को भेज दीजिए एज ए रिस्पॉन्सिबल चैनल, और उनसे कहिए इतनी बड़ी समस्या है, अब एक सरकार अपना ईमेल चालू करे और उस पर सारी कंप्लेंट ले और कार्रवाई शुरू करे। अगर उनको ये लगता है हमारे पास कंप्लेंट नहीं आई है, तो आप एक जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं। आप एक जनरल ईमेल सेक्शन शुरू कर दीजिए, चाहे वो जीमेल पे हो, और सारी कंप्लेंट जिस सिटीजन को दिक्कत हो वहां मंगवाएं और उससे वहां फॉरवर्ड कर दें। उसके बाद अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है, तो फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में ये बात कर सकते हैं कि सरकार क्यों ढिलाई कर रही है जब इतनी सारी कंप्लेंट आ रही है। ठीक है, ये आप अहम बात कर रहे हैं, हम इसको कर सकते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत पर हम भी कोशिश करेंगे कि एक ईमेल आईडी आपके लिए दें, जैसा कि सुझाव दे रहे हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट कि आप उस पर अपनी समस्याएं भेजिए, हम सरकार तक आगे बढ़ाते हैं। दूसरा, हम वित्त मंत्री जी के पास भी जाकर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम लोगों की इतनी समस्या है इस बड़े मुश्किल वक्त में, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया विजय सरदाना जी हमसे बात करने के लिए आपका। धन्यवाद। न्यूज की पाठशाला में आज फाइनेंस की क्लास में आपको यह समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आम लोगों के मुद्दे जो हैं वो न्यूज चैनल से गायब हो गए, उनकी कोई बात ही नहीं करता क्योंकि लोगों को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने ये क्लास लगाई और ये क्लास यहीं लगाकर छोड़ेंगे नहीं, इसको आगे भी ले जाएंगे और रिपोर्ट कार्ड जो है वो वित्त मंत्री जी तक भी पहुंचाएंगे कि उस पर कुछ तो एक्शन होना चाहिए। अब न्यूज की पाठशाला में पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपको लिए चलूंगा। शेक्सपियर भैया कह गए हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन भैया अगर इंडिया में पैदा हुए होते तो उनको पता चलता कि यहां तो नाम में ही सब कुछ रखा है। एक खेल अवार्ड के नाम पर कैसे पॉलिटिक्स हुई और क्यों नहीं होनी चाहिए थी, उसका पूरा विश्लेषण रखूंगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त की 10 हेडलाइंस देख लेते हैं। और अब न्यूज की पाठशाला में पॉलिटिकल साइंस की क्लास का वक्त हो चुका है। अब मैं आपको बता रहा था कि कैसे यहां नाम को लेकर बड़ा बवाल हो गया। दरअसल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का पीएम ने नाम बदल दिया, नाम राजीव गांधी जी का जुड़ा हुआ था, तो बड़ा तमाशा हो गया। कांग्रेस, शिवसेना, सीपीएम सब ने विरोध करना शुरू कर दिया कि यह बहुत गलत बात है, राजीव जी का नाम क्यों हटाया। आज इन नेताओं की क्लास लगाएंगे। खेल रत्न अवार्ड से अगर राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया और मेजर ध्यानचंद का नाम जोड़ दिया गया, तो इससे किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए। मेजर ध्यानचंद जी की आप तस्वीर देख रहे हैं, खेल के लिए इनका योगदान और खेल के लिए राजीव गांधी जी का योगदान, इन दोनों का कोई कंपैरिजन है क्या। यह काम तो सालों पहले होना चाहिए था, लेकिन अब भी होने पर हंगामा और तमाशा हो रहा है। हमें तो इस पर गर्व करना चाहिए कि मेजर ध्यानचंद से बड़ा नाम खेल में कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा खेल अवार्ड उन्हीं के नाम पर होना चाहिए। ये तस्वीरें शायद लोगों ने देखी नहीं होंगी, लेकिन उन्हें तो भारत रत्न देने की बात हो रही है कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन उनको यहां खेल रत्न का नाम उनके नाम पर कर दिया गया, तो हंगामा हो गया। वो खेलों में भारत को पहचान दिलाने वाले खिलाड़ी थे भाई, कोई ऐसे छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं थे, और पहले खिलाड़ी थे जिनको मतलब वो स्पोर्ट्स पर्सन जिनको दुनिया जानती थी भारत से, एक तरीके से आप कह लीजिए। और 93 साल पहले पहला गोल्ड जो उन्होंने दिलाया, आज आप गोल्ड के लिए तरस रहे ना भाई। ये व्यक्ति हैं वो जिन्होंने भारत को पहले 93 साल पहले पहला गोल्ड दिलाया था ओलंपिक में। 3 ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाया है, 1928 वाले में, 1932 वाले में और 1936 वाले में। मतलब 8 साल तक, 28 से लेकर 36 तक कोई तोड़ नहीं था मेजर ध्यानचंद का। उन्हें हॉकी का जादूगर ही इसलिए कहा जाता था, किसी को समझ में नहीं आता था कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। 1932 का जो ओलंपिक था, उसमें फाइनल में भारत ने 24 गोल दाग दिए थे। 24 गोल, कई लोग अपने करियर में 24 गोल नहीं कर पाते, भारत ने 24 गोल फाइनल में दाग दिए और अमेरिका को हरा दिया। और उस 24 में 8 गोल मेजर ध्यानचंद ने किए थे। 1936 के ओलंपिक में फाइनल में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया था। मतलब कोई छूता नहीं था, कोई आसपास आता नहीं था, बॉल लेके निकल गए सर। किसी को समझ में नहीं आता था कि हो क्या रहा है, ये आदमी कर क्या रहे हैं। और उस 8-1 में ध्यानचंद साहब के 4 गोल थे, और वो भी तब जब ध्यानचंद जी ने जूते नहीं पहने हुए थे। आप सोचिए क्या कमाल के खिलाड़ी रहे होंगे। और उनका आप एक लोकल भाषा में या आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं ना कि रौला था, जलवा था। तो वो रौला और जलवा ऐसा था कि हिटलर जो हुआ करता था तानाशाह, वो देखा और उसको दिमाग में चढ़ गए कि ये खिलाड़ी तो मेरे पास होना चाहिए। वो अपने आप में तानाशाह, उसको लगा कि सब मेरे ही पास होंगे। तो वो मिलने गया ध्यानचंद जी से
और उन्होंने कहा कि अपनी सेना में आपको बड़ी रैंक दे देता हूं और आप जर्मनी की तरफ से खेलना शुरू कर दीजिए। ये इतने बड़े देशभक्त थे कि इन्होंने ऑफर ठुकरा दिया कि भक्त वापस जाओ, नहीं कर खेलना है तुम्हारे साथ, ना तुम्हारे देश के लिए खेलना है। और उसके बाद आप देखिए क्या तमाशा हुआ। नीदरलैंड में उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर देखी गई कि ऐसा तो नहीं कि कोई चुंबक लगा के रखा है कि भाई इसके हॉकी स्टिक से गेंद ही नहीं छूटती है। ये थे मेजर ध्यानचंद। और यहां कुछ लोग जो है वो अवार्ड से भी ऐसे चुंबक की तरह चिपके रहना चाहते हैं कि उनका जो है वो आप नेम प्लेट भी तोड़ के देखिएगा तो अंदर से चुंबक ही निकलेगा। इतने बड़े और महान खिलाड़ी के नाम पर ही सबसे बड़ा खेल अवार्ड होना चाहिए, लेकिन ये खेल अवार्ड पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर था। और वो ना तो कोई हॉकी प्लेयर थे, ना कोई ओलंपियन थे, वो नेता थे और राजनीति भी जो वो करते थे वो उन्हें विरासत में मिली थी। एक बड़ी बात यह है कि दूसरे एशियाई खेल आयोजन 1982 में दिल्ली में हुआ था, उसमें राजीव गांधी जी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य थे। लेकिन बावजूद इसके आप लिस्ट पढ़िए, उनके नाम पे क्या नहीं है, मतलब गांधी परिवार के नाम पर। राजीव गांधी गोल्ड कप कबड्डी टूर्नामेंट, राजीव गांधी सद्भावना रन, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट, राजीव गांधी बोट रेस, राजीव गांधी मेमोरियल रोलर कोस्टर स्केटिंग चैंपियनशिप, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप। मतलब क्या नहीं है उनके नाम पर, फिर भी दिक्कत है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता राशिद अलवी जुड़ रहे हैं, एक बार पहले उनसे बात कर लें, फिर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट आंकड़े भी दिखाऊंगा। राशिद भाई, बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। क्या दिक्कत है सर? ध्यानचंद जी जो आज जहां भी होंगे उनकी आत्मा को मुझे लगता है आज सुकून मिला होगा कि मेरे नाम पर भी कुछ आया, लेकिन आप लोगों की आत्मा जो है परेशान है। क्या दिक्कत है सर? देखिए, ध्यानचंद जी की पूरा देश इज्जत करता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी उनकी इज्जत नहीं करती, बड़े खिलाड़ी थे। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जो अवार्ड किसी के नाम का उसको नाम को बदला जाए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये आदत है, सड़कों के नाम बदल दो, शहरों के नाम बदल दो, अवार्ड्स के नाम बदल दो। गुजरात के अंदर स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री ने अपने नाम रखा है। क्या खिलाड़ी हैं वो? कोई खेल खेला है? राजनीति के खेल के अलावा तो दूसरा खेल वो जानते ही नहीं। राशिद अलवी साहब, मेरे दो तर्क है सर कि नाम जो है राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए क्या किया, वो एक खेल रत्न से उनका नाम जुड़ेगा तभी स्टैब्लिश होगा, ऐसा तो है नहीं। तो जिस खिलाड़ी से जुड़ा हुआ नाम है वो रहना चाहिए। और जिस आप स्टेडियम की बात कर रहे हैं वो बीसीसीआई की प्रॉपर्टी है। अगर गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन किसी का नाम रखती है तो उसमें सरकार क्या करेगी फिर? देखिए, सवाल ये नहीं है, प्रधानमंत्री मना तो कर सकते हैं कि खिलाड़ी के नाम पे रखिए, मेरे नाम पे क्यों रख रहे हैं? और दूसरी बात, जितने एयरपोर्ट्स हैं वो पॉलिटिकल लोगों के नाम पे हैं। क्या वो सब हवाई जहाज चलाते हैं? और इन्हें सबको छोड़ दीजिए। आपने प्रधानमंत्री का ट्वीट पढ़ा है मेरे भाई? उन्होंने कहा है कि देश के बहुत सारे नागरिकों ने मुझे चिट्ठी लिखी, उनके जज्बात का ख्याल रखते हुए मैं नाम बदल रहा हूं। ये किसान 8 महीने से सड़कों पे बैठा है, इनके जज्बात का ख्याल नहीं है। सीएए के लोग उसके खिलाफ महीनों बैठे रहे, उनके जज्बात का ख्याल नहीं है। पर सर लोग तो पूछेंगे कि वो जो किसान बैठे हैं उनके जज्बातों का ख्याल है तो लोकसभा चलने दीजिए, आप लोग भी तो नहीं चलने देते सर। देखिए, आप तो मुझसे बहस करने लगे, आप सवाल करके मुझसे जवाब लीजिए, फिर दूसरा सवाल कर लीजिए, बीच में तो मत बोलिए ना। सर हॉकी टीम में भी तो किसान के बेटे हैं ना, उनका भी तो ख्याल रखिए। देखिए ना, आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे तो मुझे बुलाया क्यों है? आप सवाल कीजिए, जवाब लीजिए। जब मैं बोल चुकूं तो सवाल कीजिए। डीजल पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत बहुत कम। क्या देश के लोगों के जज्बात उन्हें नजर नहीं आ रहे? बेरोजगारी आसमान छू रही, उनके जज्बात नजर नहीं आ रहे? सिर्फ इस अवार्ड को बदलने के लिए नागरिकों के जज्बात समझ में आ रहे हैं और आप भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं आप कहते कि प्रधानमंत्री को और लाखों लोग, करोड़ों लोगों के जो जज्बात हैं उनकी इज्जत क्यों नहीं कर रहे? सड़कों पे बैठे हुए किसानों की इज्जत क्यों नहीं हो रही? उनके जज्बात की इज्जत क्यों नहीं हो रही? क्या डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, आप मुतमईन हैं? हर आदमी को शिकायत है, हर आदमी परेशान है, उनके जज्बात का कोई ख्याल नहीं। और आपको याद होगा, प्रधानमंत्री की पहली शपथ जब ली थी तब उन्होंने कहा था डीजल पेट्रोल की कीमत थोड़ी कम हो गई थी, मेरी किस्मत से कम हो गई है। आपको याद होगा, आपके पास होगा उनका वीडियो। आज उनकी किस्मत कहां चली गई? पूरा देश बर्बाद हो रहा है।
सिवाय नाम बदलने के इस सरकार को दूसरा कोई काम नहीं। आपके पास सत्ता है, जिसका चाहे नाम बदल दें। और गांधी फैमिली के खिलाफ तो इतना पड़े हैं कि सर मुझे मैंने लगता बड़ा है उनका- इंतजार किया कि आप कहीं तो रुकेंगे तो मैं सवाल पूछूं, चलिए सवाल लेकिन अगर आप बोलते जाएंगे और फिर मैं सवाल पूछता हूं तो आप नाराज हो जाते हैं, क्योंकि नहीं, समय आप- कम है ना सर। मेरा सवाल ठीक। खेल रत्न पे था। मेरा जी। सवाल आपसे ये था कि डीजल पेट्रोल पर चर्चा करनी है तो आप संसद के अंदर करते, वो आप चलने नहीं दे रहे। आपको किसान की चिंता थी तो संसद के अंदर करते, वो संसद चल नहीं रही है। आपको पेगासस से दिक्कत थी, आप सुप्रीम कोर्ट गए, वहां फैसला आने का इंतजार करते, तब तक संसद चलाते, वो आप चलने नहीं दे रहे। लेकिन मेरा सवाल तो खेल रत्न पे था। अगर खेल रत्न का नाम ध्यानचंद के नाम पर हो गया तो क्या पेट्रोल और डीजल की कीमत और बढ़ गई? क्या किसानों के दर्द जो हैं वो और बढ़ गए? दो अलग मुद्दे हैं सर, आप उसको जोड़ रहे हैं। आपका सवाल हो गया। देखिए, पार्लियामेंट चलनी चाहिए, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए कि उन्होंने टेलीफोन की रिकॉर्डिंग क्यों करवाई, किसने करवाई, क्या ताल्लुक है इसराइल से, किसका एग्रीमेंट है इसराइल के साथ? आए प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट के अंदर बहस होगी। और जहां तक सवाल आपका ध्यानचंद अवार्ड के बारे में, मैं इससे नहीं हट रहा हूं। मैं तो प्रधानमंत्री के ट्वीट का जिक्र कर रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ नागरिकों के जज्बात की इज्जत करते हुए ये कहा है। तो निश्चित तौर से ये सवाल उठेगा कि सिर्फ उन्हीं नागरिकों के जज्बात की इज्जत क्यों हो रही है? देश के अंदर जो करोड़ों लोगों के जज्बात हैं उनकी इज्जत क्यों नहीं कर रहे प्रधानमंत्री? राशिद अलवी जी, मुझे एक बात प्रधानमंत्री को बताइए। तो सिर्फ राशिद अलवी जी, हाँ, ये बताइए कि जो यहाँ आप लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं और ब्रिटेन में कोरोना के केसेस और अमेरिका में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आप लोग कुछ क्यों नहीं कहते? नहीं, अगर ब्रिटिश यूएसए के अंदर, यूके के अंदर बढ़ना है तो इसमें हमसे क्या ताल्लुक है? हाँ, तो वैसे ही जैसे मैं आपसे ध्यानचंद पे पूछ रहा हूं और आप जो जवाब दे रहे हैं उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वही आपको समझाने के लिए सवाल पूछा कि आप नहीं, ये नहीं मैं बता अभी- सके कि राजीव गांधी जी के नाम पर खेल रत्न क्यों होना चाहिए, स्पोर्ट्स को लेकर उनका क्या योगदान है? देखिए, ध्यानचंद जी की हम बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन उनके नाम पे अवार्ड लेकिन- नहीं रखेंगे, ये क्या इज्जत नहीं, है सर? मेरा कहना है बहुत सारे अवार्ड हैं, उनके नाम पे रख दीजिए, नाम बदलने की क्यों? क्या राजीव जी जरूरत? का नाम हट जाएगा तो क्यों क्या ना? हो जाएगा सर? राशिद राजीव अलवी का गांधी- योगदान नहीं है इस देश में। मैं तो कहता हूँ राशिद अलवी खेल रत्न रख दीजिए। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, शहीद हुए हैं देश के अंदर। बीजेपी के पास कोई मुकाबला नहीं है। अरे सर, शहीद हुए आप तो इतना तो राजीव पढ़कर गांधी आपको की- बता रहा हूँ। राजीव गांधी राजीव गोल्ड कप गांधी कबड्डी, की राजीव गांधी बेइज्जती सद्भावना कर रन, रहे हैं। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय आमंत्रण फुटबॉल टूर्नामेंट, राजीव गांधी बोट रेस। अब कितना चाहिए सर? एक अवार्ड से नाम हट गया तो आप लोग दुखी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री तो गांधी फैमिली के खिलाफ पड़े हैं। अगर उनका बस चले तो ये कहने लगे कि राहुल गांधी का नाम बदल के गुरु गोलवालकर रखेंगे। और सर आपका हमारे बस लोगों चले के तो आप जज्बात- कहेंगे भारत का नाम जो है वो गांधी परिवार के नाम पर रख दो। लोगों को ये लगता है, क्या कीजिएगा सर? देखिए, हमारी सरकार नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये कहना कि गांधी परिवार की, आप सेक्रीफाइसेस तो देखिए। सर मैं तो इंदिरा आपकी गांधी ने- सेक्रीफाइस भी मानता हूँ। आप इतने बड़े इंदिरा नेता, आपने गांधी- देश के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है सर। मैं तो कहता हूँ देखिए- आपके नाम पे भी स्टेडियम होना चाहिए, सिर्फ राजीव गांधी देखिए- और इंदिरा गांधी और नेहरू जी के नाम पे क्यों हो? देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी मेरा नाम छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दूं इंदिरा सर? गांधी- क्यों छोड़ दूं? आपका योगदान कम है क्या? चलिए, तो प्रधानमंत्री से कहिए कि मेरे नाम पे रखवा दें कोई। सर आपके आपके आप आपके कहिए। शासन काल में उन्होंने नहीं रखा, ये क्यों रखेंगे? भाई, तो अब तो वो वक्त चला गया ना। अब तो सरकार फिर आएगा ना सर नरेंद्र कि आप मोदी ना की है। उम्मीद है कि अब नहीं आएगा। नहीं, निश्चित आएगा 2024 के अंदर आने लेकिन वाला तब है। भी आपके नाम पर कुछ नहीं होगा। मैं अभी आपको लिख के दे देता हूँ। चलिए, अब आप मुझे बददुआ तो मत दीजिए। बददुआ नहीं दे रहा हूँ सर, मैं आपको आपको बता रहा हूँ बददुआ दे रहे हैं। ये स्थिति है इस मैं देश तो- में कि आपके नाम पर नहीं हो पाएगा सर। मैं तो कोशिश मैं तो करूंगा, चाहता हूँ अगर आपके नाम पर हो। मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो आज कर दूं। मैं कोशिश करूंगा अगर आप थोड़ा सा बैलेंस करके चलें एंकरिंग के अंदर, तो आपको भी अवार्ड मिले। नहीं नहीं सर, हमारी मेरा सरकार अवार्ड है यही तो है, आपको भी मेरा अवार्ड अवार्ड देना यही है कि जो पब्लिक के मन में वो पूछ दूं, नेताओं के मन के हिसाब से सवाल ना पूछूं। चलिए सर, समय इतना ही देखिए- था, समय इतना ही था। बहुत 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 धन्यवाद, आप जुड़े। बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि देश अपने आप में स्वीकार कर लेगा कि भाई नाम ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार यहाँ ये हो रहा ना कि इनके नाम पे क्यों राजीव गांधी जी का नाम क्यों उठा दिया। दुनिया में कैसे अवार्ड के नाम रखे जाते हैं वो आपको दिखाऊंगा, उससे सीखना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद
पाठशाला में अब जो अगला चैप्टर खोलने जा रहा हूं वो आपको बताएगी कि कैसे दुनिया भर में खेल अवार्ड के नाम रखे जाते हैं। अमेरिका में देखिए सबसे बड़ा खेल सम्मान जेसी ओवेंस अवार्ड, वो महान एथलीट जेसी ओवेंस के नाम पर है, वहां के नेता के नाम पर नहीं है। अगला देखिए ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा खेल सम्मान द डॉन अवार्ड, क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन के नाम पर है, किसी नेता के नाम पर नहीं है। न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा खेल सम्मान द हेलबर्ग अवार्ड, एथलीट सर मरे हेलबर्ग के नाम पर है, ये है मरे हेलबर्ग साहब, किसी नेता के नाम पर नहीं है। तो ये इस देश में सीखने की जरूरत है। और सीखने की एक और जरूरत है, बात हो रही है कि पॉलिटिक्स हो गई नाम बदलने में। अरे आप पीएम नरेंद्र मोदी की 2 तस्वीर आपको दिखाता हूं और आप देखिए कि किस तरीके से वो हारने वालों को भी सपोर्ट कर रहे हैं और जीतने वालों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये इस देश में नहीं होता है। वहां से खेल कर आ गए, उसके बाद पीएम ने डिनर और लंच पर बुला दिया, ये तो बहुत हुआ है। लेकिन अगर 2 विंडो आप दिखाइए कि जो वहां खेल रहे हैं उनसे बात करना, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने मेंस टीम ने जो जीता उनसे बातचीत की, उनको कहा बहुत बढ़िया आप जीत गए। और ये महिला टीम जो हार गई, ब्रॉन्ज नहीं जीत पाई, उनसे भी पीएम ने फोन करके कहा कि कोई बात नहीं, हार गए। वो रोने लगी, उन्होंने कहा रोने की जरूरत नहीं है भाई, आपने जो किया है वो कमाल है। तो नाम नहीं बदला जा रहा है, इस देश में खिलाड़ियों को सपोर्ट करने का जो इकोसिस्टम है उसको बदला जा रहा है, इस सोच को बदला जा रहा है। और आपको यह भी बताता हूं कि सिर्फ खेल रत्न का नाम नहीं बदला गया है। जम्मू कश्मीर से एक खबर आई, जम्मू कश्मीर की खबर यह कहती है कि वहां पर जो स्कूल हैं उनको जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हुए, जो सीआरपीएफ के लोग शहीद हुए, जो सेना के लोग शहीद हुए, अब उनके नाम पर जम्मू कश्मीर में स्कूलों के नाम रखे जा रहे हैं, ताकि उनको वहां जो बच्चे पढ़ने जाएं उनका विजन क्लियर हो कि इस तरीके की देशभक्ति हमें करनी है। सिर्फ राजीव गांधी का नाम खेल रत्न से नहीं हटाया गया है, जिसका नाम होना चाहिए था उसको जगह दी गई है। हटाना नहीं है, जगह देना है। बच्चों के मन में जो शहादत दे रहे हैं उनके लिए सम्मान बढ़ाना है और उन जैसा बनना है, देश के लिए कुछ करना है। इसलिए कश्मीर से खबर आई कि वहां पर स्कूलों के नाम जो हैं वो अब शहीदों के नाम पर हो। इस बात को समझिए। और इसीलिए पाठशाला को खत्म करते करते आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि इस पाठशाला में जनता के मुद्दे तो हम उठाते हैं, कोशिश करते हैं कि खबर की गहराई भी आप तक पहुंचाएं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हर खबर में राष्ट्रवाद रहना चाहिए, देश रहना चाहिए, देश के लोग रहने चाहिए, देश के लोगों की भावनाएं रहनी चाहिए। यह सबसे जरूरी है, वरना नेता आएंगे, बहकाएंगे और चले जाएंगे, देश को कुछ हासिल नहीं होगा। ये याद रखिएगा। नमस्कार।